बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्शन पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज़ द एक्शन पोटेंशियल? हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि मेम्ब्रेन जब रेस्ट पर होती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल। अब जो मेम्ब्रेन है वो रेस्ट पर नहीं है, उसका रेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो गया। ठीक है, अब पोटेंशियल का मीनिंग हमने पहले भी पढ़ा था कि पोटेंशियल कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स हैं, उनके अंदर इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स बराबर नहीं रहते मेम्ब्रेन के अंदर, और बाहर इनकी जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल नहीं रहती। तो बेसिकली एक्शन पोटेंशियल जो है वो नर्व सिग्नल्स होते हैं, यानी कि हमारी नर्व जब भी कंडक्ट करती है, कोई भी मैसेज लेके जाती है ब्रेन के पास, जब ब्रेन से वापस हमारे ऑर्गन्स के पास लेकर आती है, तो हम उसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। यानी कि नर्व जो है वो जनरेट हुई है, उसने कोई काम किया है। और नर्व कैसे जनरेट होती है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एक वर्ड था स्टिमुलाई या स्टिमुलस। तो नर्व जो है जब भी कोई स्टिमुलस आता है उसके पास, तब जो है वो नर्व जनरेट होती है। और वो स्टिमुलस कैसे आता है वो डिपेंड करता है कि वो आपको इन्वायरमेंट से स्टिमुलस आ रहा है या वो आपके अपनी बॉडी के अंदर से स्टिमुलस आ रहा है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जो है वो न्यूरॉन के सिग्नल्स होते हैं, जिन्हें न्यूरॉन्स कंडक्ट करती हैं और उन सिग्नल्स को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेज देती हैं ब्रेन के पास, और ब्रेन उन्हें ट्रांसमिट कर देता है टारगेट टिश्यूज़ के पास, यानी कि वो आपके मसल सेल्स हैं या वो आपके ग्लैंड्स वगैरह हैं। ठीक है, और जब किसी नर्व को स्टिमुलस दिया जाता है, तो वो या तो वो स्टिमुलेट हो जाती है या वो इनहिबिट हो जाती है, या फिर वो किसी न किसी तरह मॉड्यूलेट हो जाती है, कोई भी नर्व जब उसे स्टिमुलस दिया जाए। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्टिमुलस। अब स्टिमुलस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एंड सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इनमें क्या क्या डिफरेंस है? सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कैन नॉट काज, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई कैन नॉट काज एन एक्शन पोटेंशियल। सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई बिल्कुल भी एक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो -55 मिली वोल्ट से कम होती है। ये मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो -55 तक लेके ही नहीं जाता, तो ये -55 तक नहीं लेके गया तो ये न्यूरॉन को कंडक्ट नहीं करवा सकता। ठीक है, सेकंड इज़ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ये वो स्टिमुलस है जिसके पास इतनी एनर्जी होती है कि ये न्यूरॉन को कंडक्ट करवा सके या कोई भी नर्व इम्पल्स जनरेट करवा सके। इसका इतना पोटेंशियल होता है, इट हैज़ स्टिमुलर इनफ एनर्जी और पोटेंशियल टू प्रोड्यूस एनी एक्शन पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो नर्व इम्पल्स को जनरेट करवा सके। एंड द थर्ड वन इज सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। सुपर मीन पता लग रहा है कि जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है उससे ज़्यादा एनर्जी है इसमें। तो ये वाला जो स्टिमुलस है ये भी इनफ एनर्जी प्रोवाइड करता है कि नर्व इम्पल्स को जनरेट करवा सके, प्रोड्यूस एन एक्शन पोटेंशियल, बट द स्ट्रेंथ इज़ हायर देन। इसकी जो एनर्जी होती है वो हायर होती है एज़ कम्पेयर टू थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई के। तो सुप्रा थ्रेशोल्ड मोर पावरफुल स्टिमुलाई होती है। ठीक है, अब इससे ये बात तो हमें पता लग गई कि जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा उसके पीछे कोई ना कोई स्टिमुलस होगा। ठीक है, विदाउट एनी स्टिमुलस हम मेम्ब्रेन की रेस्टिंग पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उसकी रेस्टिंग पोजीशन तभी डिस्टर्ब होगी जब कोई ना कोई एक्शन पोटेंशियल आएगा, जब कोई ना कोई स्टिमुलस आएगा। देखें, सो एन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड व्हेन अ स्टिमुलस चेंजेस मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना चेंज होगा? इतना कि वो -50 to 55 मिली वोल्ट आ जाए, जो कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जितना है। ठीक है, तो स्टिमुलस के लिए
जो भी एक्ट करेगा तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो -55 से -55 मिली वोल्ट तक होना चाहिए, तब जाके मेम्ब्रेन जो है वो एक्शन पोटेंशियल की तरफ आएगी, यानी कि कंडक्टिंग सिचुएशन में आएगी। ओके, जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक लॉ के ऊपर एक्ट कर रहा है, जिसे हम कहते हैं ऑल और नॉन लॉ, यानी कि या तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो सारे का सारा क्रिएट हो जाएगा और नर्व जो है वो कंडक्ट हो जाएगी, या फिर कुछ भी नहीं होगा, जो स्टिमुलस है वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। इसका मतलब ये होता है कि हम जो स्टिमुलस की 3 टाइप्स पढ़ी थी, उनमें से जो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है ये कुछ नहीं कर सकता। ये सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जितने मर्जी आ जाएं, नर्व कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर थ्रेशोल्ड या और सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अगर हमारे पास आ रहे हैं तो जो है नर्व रिस्पॉन्स करेगी और जो उसकी मेम्ब्रेन है वो एक्साइट हो जाएगी और वो अब नर्व इम्पल्स को जनरेट करवा सकती है, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट है ऑल और नन लॉ। इसका मतलब है या तो नर्व ने जनरेट होना है या बिल्कुल भी नहीं होना, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। ओके, नाउ फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल। कितने कौन कौन से फेजेस हैं, क्या क्या होता है जब भी कोई नर्व जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल के 3 फेजेस हैं। नंबर 1 डीपोलराइजेशन, नंबर 2 ओवरशूट एंड नंबर 3 इज़ रिपोलराइजेशन। अब हम बारी बारी इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इन 3 जो फेजेस हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल के, इनके अलावा 2 फेजेस और होते हैं हमारे पास, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन क्या होती है? एक होता है हाइपोपोलराइजेशन और एक है हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन जो है वो प्रिसीड करती है डीपोलराइजेशन को, यानी कि इसके बाद डीपोलराइजेशन होती है। और सेकंड वन इज़ हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन होती है रीपोलराइजेशन के बाद, ठीक है। ये हम ग्राफ से अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। तो हमारे पास टोटल हो गए 5 फेजेस नर्व इम्पल्स को जो जनरेट करने में हेल्प आउट करते हैं। Now look at this graph. This is -70 मिलीवोल्ट पे है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, मेम्ब्रेन रेस्ट पर है। मीनवाइल एक स्टिमुलस आया -55 मिलीवोल्ट पर और इसने मेम्ब्रेन को एक्साइट कर दिया। अब होगी यहाँ पे हाइपोपोलराइजेशन, यानी कि मेम्ब्रेन अभी पोलराइज हो रही है। पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन अभी ये काम आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, रनिंग सिचुएशन में है, तो मेम्ब्रेन जो है अभी फुली कंडक्ट नहीं कर रही है। आगे चलते जाएंगे तो एक सिचुएशन आएगी डीपोलराइजेशन। अब जो है मेम्ब्रेन कंडक्ट करने की फॉर्म में आ गई है। अब मेम्ब्रेन जो है वो मैसेज को कंडक्ट कर रही है, नर्व इम्पल्स जनरेट करवा रही है। इसके बाद इसी तरह अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रहेगा तो एक पोजीशन आ जाती है जिसे हम कहते हैं ओवरशूट। ये पीक पॉइंट है मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा होता है और मेम्ब्रेन जो है वो नर्व को जनरेट करवा रही होती है। उसके बाद जो है वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद रीपोलराइजेशन, यानी कि पहले जो पॉजिटिव आइंस थे वो अंदर आ रहे थे, अब पॉजिटिव आइंस क्या करेंगे, बाहर जाना स्टार्ट हो जाएंगे और नेगेटिव आइंस जो हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी ये सब कुछ हो रहा है, ये रिपोलराइजेशन है, ये रिपोलराइजेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिपोलराइजेशन कंप्लीट हो गई, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मेम्ब्रेन की जो मूवमेंट है वो अभी तक पॉजिटिविटी जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं आइंस और नेगेटिव आइंस जो है वो अंदर की तरफ आ रहे हैं। अभी ये सब कुछ हो रहा है तो मेम्ब्रेन जो है वो अपने रेस्टिंग पोटेंशियल से भी ज़्यादा जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ चली जाती है। वो ज़्यादा पॉजिटिविटी की चली जाती है जब हमारे पास एक सिचुएशन आती है जिसे हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ये इसकी पोलराइजेशन जो है वो ज़्यादा हो गई है।
उसके बाद ये पोलराइजेशन ज़्यादा हो जाती है, ये यहाँ से ग्राफ जो है वो थोड़ा सा नीचे हो गया, लेकिन उसके बाद वो बराबर आ जाता है -70 मिली वोल्ट के, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये दोबारा से अटेन कर लेती है। ठीक है, समझ आई। अब हम इन टर्म्स को फर्दर डिस्क्राइब कर लेते हैं कि क्या क्या कुछ होता है, कौन कौन से गेट्स ओपन होते हैं जब। ओके, सबसे पहले इवेंट जो है वो स्टिमुलस के बाद जो सबसे पहला इवेंट हमारे पास आता है वो है हाइपोपोलराइजेशन। ठीक है, इसमें क्या है, ये इनिशियल इंक्रीज़ हो रहा है, अभी मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता -55 से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी ये प्रोसेस में है, इसलिए इसको कहते हैं हाइपो। हाइपो मीन कम पोलराइज है अभी मेम्ब्रेन। हाइपो मीन्स कम होता है, कम पोलराइज है अभी मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके। हाइपोपोलराइजेशन में होता क्या है, जैसे कि कोई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है हमारे पास, तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है वो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। तो ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ओपन कर देता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जब वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हुए हैं तो क्या होता है कि सोडियम का इन्फ्लक्स कहते हैं मेम्ब्रेन के अंदर जाना। इन्फ्लक्स मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो सोडियम जाना स्टार्ट हो जाता है। जब सोडियम मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा तो मेम्ब्रेन अंदर से मोर पॉजिटिव हो जाएगी, और जब बहुत सारे सोडियम अंदर चले जाएंगे तो हमारे पास एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज हो गई है। डीपोलराइजेशन में क्या होता है, द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन की जो इनसाइड होती है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो मोर क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर सोडियम आयन ज़्यादा गए हैं। ठीक है, सोडियम मेम्ब्रेन के अंदर आते रहते हैं जब तक कि जो सोडियम जो है वो -61 मिली वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस ना कर दें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक फेज़ आता है जिसे हम कहते हैं ओवरशूट। ओवरशूट में क्या होता है, वो सोडियम जो है सोडियम की जो परमेबिलिटी होती है वो सडनली जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि सोडियम के जो गेट ओपन हो गए थे तो और सोडियम उनके अंदर जा रहा था, बड़ी स्मूथली जा रहा था, तो क्या होता है +61 मिली वोल्ट पे पहुंच के वो बंद हो जाता है। जब सोडियम की परमिएबिलिटी ख़त्म हो गई है तो जो चैनल्स हैं उसके जो चैनल्स हैं वो बंद हो जाते हैं। चैनल्स बंद क्यों होते हैं, क्योंकि उन्हें एक स्टिमुलस मिलता है कि 61 मिली वोल्ट हो गया है मेम्ब्रेन का पोटेंशियल, तो अब सोडियम चैनल्स को बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जब सोडियम ज़्यादा हो गया तो ये सिचुएशन हो गई ओवरशूट की। जब ओवरशूट हो जाता है तो उसके बाद पोटेशियम के जो चैनल्स हैं वो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। उनका क्या काम है, अब वो बहुत सारे पोटेशियम को इफ्लुक्स करेंगे, यानी कि सेल के अंदर से सेल के बाहर मूव करवा देंगे। इफ्लुक्स का मतलब होता है बाहर, तो वो सेल के बाहर को मूव करवाएंगे पोटेशियम को। सेल के बाहर पोटेशियम जाएगा तो डिक्रीज द सेल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, तो जो सेल जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया था इनसाइड से, तो इनसाइड अब उसकी जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उसके अंदर कम होनी शुरू हो जाएगी और नेगेटिविटी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, पोटेशियम चैनल्स जैसे ही ओपन होंगे तो वो जो फेज़ है वो रिपोलराइजेशन का फेज़ स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मेम्ब्रेन वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि अंदर वाली साइड उसकी नेगेटिव होने लग जाती है और बाहर वाली साइड उसकी पॉजिटिव होने लग जाती है। तो रिपोलराइजेशन का फेज़ आ जाता है। रिपोलराइजेशन का असल मकसद ये होता है कि वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को उसके रेस्टिंग फेज़ की तरफ ले जाए। ठीक है, तो रिपोलराइजेशन जब होने लगती है तो सबसे पहले हाइपरपोलराइजेशन होती है, यानी कि हमने देखा था वो कर्व जो है वो नीचे की तरफ जा रहा था, तो हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है। इसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन से भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। मेम्ब्रेन का पोटेंशियल मोर नेगेटिव हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जितना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उससे। लेकिन क्या होता है,
जल्द ही जो है कि वो मेम्ब्रेन जो है वो वापस से थोड़ी सी पॉजिटिव होके अपना मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो इस्टेब्लिश कर लेती है, ठीक है। यानी कि वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट अपना दोबारा से अटेन। ओके, नाउ एन इंटरेस्टिंग पीरियड इज रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड होता क्या है? अब एक मेम्ब्रेन ने नर्व को कंडक्ट किया है, नर्व इम्पल्स वहाँ से जनरेट हुई है, तो थोड़ा सा टाइम बीच में ऐसा आता है जिसमें जो नर्व है वो कोई भी इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकती, उसे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। अच्छे से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब आ जाए उसके बाद मेम्ब्रेन दोबारा से कंडक्ट करने लायक बनती है, ठीक है। तो वो जो दरमियान में पीरियड आता है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड असल में है क्या? रिफ्रैक्टरी पीरियड इज़ अ टाइम आफ्टर एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, उसके बाद जो टाइम आ रहा है उसमें क्या होता है कि एक्साइटेबल सेल कैन नॉट प्रोड्यूस अनदर एक्शन पोटेंशियल। अभी फ़ौरन से एक नर्व इम्पल्स को जनरेट किया है, उसके फ़ौरन से बाद दोबारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसमें दो फेजेस आते हैं, एक आता है एब्सोल्यूट फेज और एक आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टोरिनेस। तो इसमें क्या होता है? ओके, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होता है कि नर्व इम्पल्स बिल्कुल भी जनरेट नहीं हो सकती। रिफ्रैक्टरी पीरियड है ना, अभी उसने रेस्ट करना है मेम्ब्रेन ने थोड़ा सा, तो एब्सोल्यूट में नो नर्व इम्पल्स, किसी सूरत में किसी हालत में नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट नहीं हो सकती, ओके। और जो रिलेटिव है इसमें क्या होता है कि नर्व इम्पल्स जनरेट होने के चांसेस होते हैं। कैसे होते हैं चांसेस? रिलेटिव में चांसेस होते हैं अगर कि जो थ्रेश होल्ड स्टिमुलस -55 मिली वोल्ट का होता है, अगर थ्रेश होल्ड बहुत ही शदीद जानदार स्टिमुलस आए हमारे पास, तो जो नर्व इम्पल्स है वो दोबारा से जनरेट हो सकती है। ये डिफरेंस है इन दोनों में। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में बिल्कुल भी नर्व जनरेट नहीं होती, और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या है कि मेम्ब्रेन जो है अभी वो एबल नहीं है कि उसको कंडक्ट कर सके। लेकिन अगर बहुत ही शदीद वाला स्टिमुलस आता है, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आता है, तो जो नर्व है वो नर्व इम्पल्स को जनरेट कर लेगी मेम्ब्रेन, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।